नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज का दिन 25 मई भारत के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत चौथे स्थान पर पहुंचा है और जापान पांचवें स्थान पर खिसक गया है। दूसरी ओर समाचारों में इसका ठीक उल्टा एक यह भी समाचार छाया हुआ है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसकी वजह से परिवार ने उनको परिवार से ही निष्कासित कर दिया है। हमारी मीडिया के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस चीज़ को समाचार बनाती है, किस चीज़ को कितना प्राथमिकता देती है। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इतने बड़े समाचार के ऊपर केवल एक गॉसिप न्यूज को भारत की मीडिया कितना अधिक प्राथमिकता दे रही है। फिलहाल वो आज का एक विषय नहीं है। आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत क्या विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र ही बनने वाला है और इस चौथी अर्थव्यवस्था बनने की हकीकत क्या है। भारत जापान की अर्थव्यवस्था से किस किस्म सीमा तक आगे है और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपको रोचक भी लगेगा, भारतवासी होने के नाते आपको गौरवान्वित भी करेगा, तो दूसरी ओर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको चिंताग्रस्त भी करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने हर्ष के साथ यह घोषित किया कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ये देखें कि कैसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो पहले चौथे स्थान पर जापान था, अब जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। वर्तमान समय में इस रिपोर्ट के अनुसार जापान की अर्थव्यवस्था की जो साइज है वो है $4.186 ट्रिलियन या 4.186 अमेरिकी खरब डॉलर। वहीं पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है $4.187 ट्रिलियन या 4.187 खरब डॉलर। इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था डॉलर के पर्सपेक्टिव में जापान की अर्थव्यवस्था से 0.001 ट्रिलियन डॉलर आगे निकल चुकी है। ये वृद्धि बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जापान जो कि विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत लंबे समय से अपनी ख्याति स्थापित किए हुआ है, उसको शायद कुछ अंतरों से ही पीछे छोड़ना भारतीय अर्थव्यवस्था और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं कि हम इतना तेजी से आगे बढ़े। तो इसके लिए एक तो भारत की जो विशाल जनसंख्या है, इस जनसंख्या की उपभोक्ता जरूरतों की जो व्यापक मांग है, कंज्यूमर डिमांड, क्योंकि डिमांड
उत्पादन के लिए प्रेरित करता है और उत्पादन जितना अधिक होता है वह अर्थव्यवस्था उतना ही आगे बढ़ती है, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं या सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने का एक कारण ये है कि भारत दुनिया का सबसे विशाल देश है जनसंख्या की दृष्टि से और दुनिया का सबसे युवा देश भी है। इस प्रकार से हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स या जो श्रम बल है वह अत्यधिक युवा है, उनकी संख्या भी उतनी ही अधिक है। दूसरी ओर जापान बूढ़ा होता हुआ देश है, क्योंकि जापान में जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की जिंदा रहने की जो औसत उम्र है वह बहुत अधिक है। इसलिए जापान में वृद्ध लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। दूसरी ओर जापान के लोग अब विवाह जैसी संस्था पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर रहे हैं और युवा पीढ़ी बहुत अधिक विवाह और संतान उत्पन्न करने में रुचि नहीं ले रही है। इसलिए जो युवा श्रम बल है उसकी संख्या दिनों दिन जापान में घटती जा रही है। इसके साथ साथ जो ट्रेड वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, विशेष रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद, और उससे विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल आई है उसने भी जापानी अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। तो इसलिए भी जापान की अर्थव्यवस्था थोड़ा एक तरह से कहा जाए कि शिथिल है, उसकी वृद्धि दर बहुत ही धीमी है, भारत की तुलना में तो बहुत ही धीमी है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जहां 2025-26 के हमारे बजट के अनुमानों के अनुसार 6.4 से 6.8% के दर से बढ़ने की संभावना है, वहीं पर जापान की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वह मात्र 0.3% है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक अंतर है। और भारत की अर्थव्यवस्था न केवल जापान से बल्कि पूरे दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था है। आंकड़े बतला रहे हैं कि वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2025 के बीच के 10 वर्षों में, इस पूरे एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में 104% की वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका या चीन या जो भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से किसी की भी वृद्धि दर 76% से अधिक नहीं रही विगत 10 वर्षों में। तो भविष्य के लिए इसके संकेत बेहतर हैं कि जिस गति से भारत बढ़ रहा है आर्थिक दृष्टि से, तो 2028 तक आते आते जर्मनी को भी भारत पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान समय में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर भारत है और पांचवें नंबर पर जापान है। हालांकि मैं एक बार फिर से बतला दूं कि जापान और भारत के अर्थव्यवस्था के साइज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मात्र 0.001 ट्रिलियन का डिफरेंस है। भारत मात्र इतने से जापानी अर्थव्यवस्था से आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जापान कभी भी भारत को अचानक पीछे छोड़ देगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि भारत की जो वृद्धि दर है वह सर्वाधिक है, जबकि जापान की वृद्धि दर 1% से भी कम है। तो मार्जिन भले कम है
भारत के आगे होने की जापान से, लेकिन क्योंकि ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी की जापान की अर्थव्यवस्था से लगभग 10 गुनी अधिक है या उससे भी अधिक है, इसलिए आने वाले समय में पूरी संभावना है कि जापानी अर्थव्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ती जाएगी। जापान की अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। वे आर्थिक समस्याएं जापान की अर्थव्यवस्था के पैरों की जंजीर के रूप में होंगी। दूसरी ओर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, दुनिया का सबसे युवा देश है, दुनिया में लेबर फोर्स सबसे अधिक है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। एक ताकतवर देश के रूप में इसकी छवि है। इसलिए भारत के और आगे बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। नीति आयोग के सीईओ ने इस संबंध में जो भी बातें कही हैं लॉजिकली सही प्रतीत होती हैं और यदि सब कुछ ठीक रहता है तो निश्चित रूप से वर्ष 2028 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जापान को भी जर्मनी को भी भारत 2028 तक आते आते पीछे छोड़ देगा। लेकिन अब यहीं पर हमारे लिए चिंता का भी एक कारण है। वो कारण क्या है कि पांचवें, चौथे और जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात जापान, भारत और जर्मनी, इन तीनों की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से नीचे है। ये तीनों ही 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। लमसम में देखें तो जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर पर है, तो दूसरी ओर भारत 4.187 पर है ट्रिलियन डॉलर पर और जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर पर है। दूसरी ओर जो विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः अमेरिका और चीन हैं, वे दोनों ही काफी आगे हैं। चीनी अर्थव्यवस्था 19 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है, लगभग 19.23 ट्रिलियन डॉलर की चीनी अर्थव्यवस्था है। दूसरी ओर अमेरिका 31 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक की अर्थव्यवस्था है। तो यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं तो देखने में तो कोई आदमी खुश हो सकता है, कह सकता है कि चीन के बाद ठीक नीचे हम 2028 तक आते आते तीसरे नंबर पर पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि भारत 2028 तक तीसरे नंबर पर पहुंच भी जाता है तो भी चीन और भारत की अर्थव्यवस्था के बीच में काफी बड़ा अंतराल होगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था यदि 2028 तक जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.74 ट्रिलियन डॉलर की जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उससे भारत की अर्थव्यवस्था आगे निकल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लमसम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत बन जाएगा। 5 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत 2028 तक बन जाएगा। दूसरी ओर जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो अभी भी 19.23 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है, 19.23 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो यदि भारत से हम कंपेयर करते हैं यदि आज के संदर्भ में, तो चीनी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के तुलना में लगभग 5 गुनी
आगे है, 5 गुनी है, 5 गुनी, 2 गुनी 3 गुनी नहीं, 5 गुनी है। वहीं यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 31.57 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी मैंने बताया कि 4.187 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये लगभग 8 गुनी या 7 गुनी से थोड़ा अधिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो साइज है भारतीय अर्थव्यवस्था की लगभग 7 गुनी है। इस तरह से भारत जर्मनी को हो सकता है कि 2028 तक पीछे छोड़ दे, लेकिन चीन को पीछे छोड़ने में भारत को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और लंबे समय तक मशक्कत करनी पड़ेगी। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बराबरी करना तो भारत के लिए बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि अंतराल बहुत अधिक है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आर्थिक रूप से उपनिवेशवाद के द्वारा पूरी तरह से खोखला किया हुआ देश था ये। और यदि हमने लगभग आज़ादी के 78 सालों में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया है, तो हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे अर्थात 2047 में, तब तक हो सकता है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या कम से कम दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस बात के प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था जिन कारणों से शिथिल हुई और वो 5वें से चौथे स्थान से 5वें स्थान पर फिसल गया, वे कारण पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ सीमा तक चीन पर भी लागू होते हैं। यही कारण है कि चीन की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी अंतर आ रहा है। विगत 10 वर्षों के अंतराल को हम देखते हैं तो भी, और एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखते हैं तो भी, विगत 10 वर्षों में चीनी अर्थव्यवस्था में जहां लगभग 75-76% की वृद्धि हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था में 104% की वृद्धि हुई है। दूसरी बात ये कि भारतीय समाज के अंतर्गत युवा शक्ति और श्रम बल में युवाओं की भूमिका बहुत अधिक है। दूसरी ओर चीन में जापान की तरह से बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से युवा लोगों की संख्या अर्थात जो युवा श्रम बल है उसकी संख्या कम हो रही है और आने वाले समय में ये स्थिति और भी विकराल रूप धारण करेगी चीन के लिए। चीन की एक समस्या यह भी है कि चीन में नवयुवक और नवयुवतियां विवाह जैसी संस्था में विश्वास कम कर रहे हैं, इसलिए वो विवाह नहीं कर रहे हैं। इससे संतानोत्पत्ति भी कम हो रही है और वे इसे बच्चों को एक बर्डन के रूप में महसूस कर रहे हैं और इस बर्डन को वो लेना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए बुजुर्ग लोगों की संख्या चीनी आबादी में भी बढ़ेगी और आने वाले समय में जापान की तरह से चीन भी बूढ़ों के देश के रूप में हो जाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो योगदान किया जाता है वो युवकों के द्वारा किया जाता है, तो उस लिहाज से आने वाले समय में चीन की स्थिति खराब होगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2047 तक जब हम 100 साल के आज़ाद देश के रूप में होंगे तो शायद हम चीन को पीछे छोड़ें। वो सफ़र अभी लंबा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम मान सकते हैं कि भारत ऐसा करने में सफल होगा। लेकिन अब एक बात यहाँ पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि विकास हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसा कि भारत के ही विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा
कि आर्थिक उदारीकरण के भारत में शुरू होने के बाद आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया हैज बीन फर्दर इंक्रीज्ड। अमीर और गरीब के बीच भारत में जो खाई है आर्थिक दृष्टि से वो बढ़ी है। इस प्रकार से जो आर्थिक विकास हुआ है उस विकास का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिला। इसी प्रकार से देश का विकास तो हुआ है लेकिन उस विकास का लाभ भी देश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से नहीं मिला है। यहां तक कि अभी आज ही मैं देख रहा हूं कि एक और हम जश्न मना रहे हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का, तो दूसरी ओर बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ही बुंदेलखंड क्षेत्र में, चित्रकूट बांदा के आसपास के क्षेत्र में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हर गांव तक वाटर सप्लाई को पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना है लेकिन कागजों पर वो अधिक है, पाइप भी लग गए हैं लेकिन उन पाइपों से, उन टैप से पानी नहीं आ रहा है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। तो आखिर ऐसे विकास का क्या मतलब? इस तरह के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के होने का क्या मतलब? गांधी जी ने देश की आज़ादी मिलने के समय कहा था कि भारत को सच्चे रूप में तब तक आज़ादी मिला हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि हर आंख से उसका आंसू न पोंछ दिया जाए। बेबसी, लाचारी, भूखमरी से हर भारतीय को मुक्त न कर दिया जाए तब तक वास्तविक मुक्ति या आज़ादी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी चौथी अर्थव्यवस्था का हम क्या करेंगे जबकि इसी देश में बहुत से लोग अभी भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इंडिया बनाम भारत अर्थात महानगरीय भारत और ग्रामीण भारत की बीच जो अंतराल है विकास की दृष्टि से या हर दृष्टि से, और एक ही देश में मानो दो दो देश हैं, उसको हमें पाटने की जरूरत होगी यदि हम वास्तविक अर्थों में विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो। और हमारे देश के आर्थिक नीति निर्धारकों और विशेष रूप से नीति आयोग जैसी विशेषज्ञ आर्थिक संस्थाओं के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे उम्मीद है कि आप अपने सुझाव दें। यदि आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं तो भी अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवगत कराएं। हम ऐसे सभी ज्वलंत विषयों पर आपको निर्भय विवेक के साथ निष्पक्ष रूप से अवगत कराते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए इस प्रकार के विषय बहुत उपयोगी हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 25 मई को संपन्न हुई है उसके अंतर्गत इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए सवालों का एनालिसिस करेंगे और उसको हम सॉल्व भी करेंगे ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें यदि आप उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।